हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोशल टीचर। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी सिविलाइजेशंस दी हुई हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैन का ओरिजिन मतलब इंसान का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो आया कहाँ से, उसकी डेवलपमेंट कहाँ से हुई, तो ये सब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस चैप्टर में। ये जो सिविलाइजेशंस होती हैं, जो अलग अलग सिविलाइजेशंस हैं, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे डेवलप हुई होंगी, है ना। तो ये जो सिविलाइजेशंस हैं, अगर हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन एक जगह पर परमानेंटली रहने लग जाता है। व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स लिविंग परमानेंटली, एक जगह पर रहने लग जाएगा तो उसके आसपास क्या होगा, सोशल मतलब उसका समाज होगा कि लोग कैसे हैं, पॉलिटिकल मतलब कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी होगी, वहाँ क्या क्या रूल्स होंगे, कल्चरल मतलब हर सोसाइटी का, हर जगह का अपने अपने कल्चर होते हैं, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। और इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कि वहाँ लोग काम कैसे करते होंगे, वहाँ जॉब्स होंगी। जॉब्स तो क्या होंगी कि अलग अलग टाइप के काम जो पुराने ज़माने में होते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें करने को मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सिविलाइजेशन है। तो आई होप आप सिविलाइजेशन का मतलब समझे होंगे कि जहाँ पर आपका सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक सिस्टम ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन। तो अब हम इसमें बहुत सारी सिविलाइजेशन पढ़ेंगे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी बड़ी भी है, तो ये सिविलाइजेशन को हमें अच्छे से पढ़ना है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो जो डेवलपमेंट थी आपकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन की, वो 7000 साल पहले हुई थी। और उस टाइम पे जो इजिप्ट था वो स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन 4000 साल के बाद क्या हुआ कि जो स्टेट्स थे उन्हें यूनाइट किया गया, इकट्ठा किया गया और उनके दो किंगडम्स बना दिए गए। और उन दो किंगडम्स का क्या नाम था, नॉर्थ इजिप्ट एंड साउथ इजिप्ट। इसका मतलब इजिप्ट को दो पार्ट्स में, पहले तो बहुत अलग अलग स्टेट्स थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, उसके बाद क्या किया गया, उन्हें इकट्ठा किया गया और सिर्फ दो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। नॉर्थ नाम रख दिया, एक का साउथ नाम रख दिया गया और इजिप्ट था। उसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्थ इजिप्ट और साउथ इजिप्ट में, नॉर्थ इजिप्ट आपका था एट द माउथ ऑफ द रिवर नाइल, जो आपकी नाइल नदी है, रिवर है, उसकी जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ नॉर्थ इजिप्ट था। और जो उसका किनारा है एट द वैली, वो आपका क्या था, साउथ इजिप्ट था। कैपिटल की बात करें तो नॉर्थ इजिप्ट की जो कैपिटल थी वो थी ब्यूटो और साउथ इजिप्ट की जो कैपिटल थी वो आपकी थी ताइखेबे। और अगर हम एम्बलम की बात करें मतलब उसके चिन्ह की बात करें तो नॉर्थ इजिप्ट का जो एम्बलम था वो हनी बी है मतलब मधुमक्खी, और साउथ इजिप्ट का एम्बलम था बंच ऑफ पेपरस। पेपरस एक ट्री होता है और उसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस थी, उसको उन्होंने क्या बनाया था, अपना एम्बलम। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर हम बात करें कि हमारा नेशनल फ्लैग क्या है तो हम तिरंगा बोलेंगे, नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक बोलेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, अपनी चीज़ें बनाई हुई। 4000 साल पहले तो इजिप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, नॉर्थ इजिप्ट और साउथ इजिप्ट। लेकिन इसमें फिर इजिप्ट में एक मैना नाम का राजा आया। मैना नाम के राजा ने क्या किया, अ किंग नेम मैना और मिनिस भी आप इसे बोल सकते हैं, इसने पूरे इजिप्ट पे कंट्रोल कर लिया। और जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था ना, नॉर्थ इजिप्ट और साउथ इजिप्ट, उन दोनों किंगडम्स को इसने यूनाइट किया, मिलाया और दोनों को एक इजिप्ट बना दिया। ये ही वॉज अ सक्सेसफुल कॉन्करर। इसने दो, आप सोचो इसके पास कितनी सारी पावर्स थी, इसने नॉर्थ इजिप्ट की आर्मी भी होगी, लोग भी होंगे, साउथ इजिप्ट की आर्मी, लोग होंगे, उन सबको इसने हराया। तो वो इतना सक्सेसफुल और एक बहुत बड़ा राजा था, किंग था, ठीक है। उसने क्या किया, ही चेंज कैपिटल ऑफ इजिप्ट टू मैम्फिस। उसने जो कैपिटल थी, एक ब्यूटो थी और एक ताइखेबे थी, इसने इन दोनों को चेंज करके, अब एक बन गया था ना, तो एक कैपिटल रखती मैम्फिस। और इसने एक मोनार्कल सिस्टम चलाया था। आपको पता है ना मोनार्कल सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किंग की चलती है, जो बाकी जो आम जनता होती है उसकी कोई सुनता नहीं है। राजा को जैसा काम करना होता है वो वैसे काम करता है। जैसे हमारी इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो कौन बनाता है, हम लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट हमारी बात भी सुनती है, ठीक है। लेकिन मैना नाम का जो राजा था उसने क्या किया, पूरे इजिप्ट पे कंट्रोल कर लिया और वहाँ पे एक मोनार्कल सिस्टम चलाने लगा था। हम पॉलिटिक्स की बात करें
तो इजिप्ट में कैसी पॉलिटिक्स थी, तो वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। जो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है इजिप्ट की, उसको 3 पार्ट्स में हमें 3 बड़े बड़े पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले हम एक वर्ड जान लेते हैं, फ़राओ। फ़राओ क्या होता है? द किंग ऑफ इजिप्ट वॉज कॉल्ड फ़राओ। जो इजिप्ट में किंग होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में राजा बोलते हैं, मतलब किंग को हम राजा बोलते हैं, वैसे इजिप्ट में क्या बोला जाता है? फ़राओ बोला जाता है। और ही वॉज कंसिडर्ड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जस्टिस एंड गॉड। और उसको माना जाता था कि ये रिप्रेजेंटेटिव है जस्टिस का, ये हमारे साथ न्याय करेगा, ये हमारा भगवान है, ये सब वहाँ पर माना जाता था। क्यों? क्योंकि उसने क्या सिस्टम चलाया था? मेना नाम का जो राजा था, उसने क्या सिस्टम चलाया था? मोनार्कियल सिस्टम, जिसमें सब राजा की ही बात मानते थे। अब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं, तो वो है आपका एंशियंट पीरियड या फिर पिरामिड एज, जो कि आपका 3400 BC से लेकर 2160 BC तक चला था। अब इसे हम पिरामिड एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे पिरामिड्स बनाए गए होंगे, ट्रायंगुलर शेप के बड़े बड़े पिरामिड्स बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए थे, इसलिए हमने इस पूरी स्टेज का नाम है पिरामिड स्टेज रखा गया है। और पिरामिड जो एज है, इसमें ये भी बताया जाएगा कि जो पिरामिड्स हैं वो किसने बनवाए थे, क्या पर्पस है, क्यों बनवाए होंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका 6 डायनेस्टीज़ वर रूल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। 6 डायनेस्टीज़ ने इस टाइम पीरियड में रूल किया था। डायनेस्टी का मतलब होता है कि अ सीक्वेंस ऑफ पावरफुल लीडर्स इन द फैमिली। एक ही फैमिली में जो सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं, एक पहले राजा बना, फिर उनके बेटे बने, फिर उनके बेटे बने, इस तरीके से 6 पुश्तों ने इसमें क्या किया था? राज किया था। और हमें कुछ रूलर्स के नाम बताए गए हैं, नार्मर, आटा, इम्होटेफ, काफ्रे एक्सेट्रा। इन लोगों ने क्या किया? बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बना दिए गए, ट्रायंगुलर शेप के और बड़े पत्थरों से बनाए गए थे। इसमें ये क्या करते थे? कब्र बना दी थी इन्होंने, टूम मतलब कब्र बना दी थी, और उसमें ये किसको, जैसे कि किसी राजा की डेथ हो गई, फराओ जिसे बोलते हैं, वजीर जो राजा का साथ देते हैं, उनकी डेथ हो गई, तो उन लोगों को इसमें दफना दिया जाता था, उनकी याद में ये बनाया गया था। ठीक है, और भी इसके पर्पस है, बट एक पॉइंट आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 17 पिरामिड्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं नियर द सिटी ऑफ मेम्फिस। मेम्फिस जो कि आपकी क्या थी? कैपिटल थी इजिप्ट की। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्होटेप। ये क्या है? वजीर ऑफ फराओ। जो एक फ़राओ थे, फ़राओ मतलब जो किंग होते हैं, फ़राओ का नाम है आपका जोसर, तो इनके ये वज़ीर थे, मतलब कि ये उनका साथ देते थे, मतलब उनकी हेल्प करते थे आगे जो भी वो काम करते थे उसमें। और इनको क्रेडिट दिया गया था पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शंस के लिए, मतलब इन्होंने ही क्या किया था? अपनी निगरानी में ये सारे पिरामिड्स बनवाए थे। राजा कौन था उस टाइम पे? जोसर था, बट ये उनके वज़ीर थे और इन्होंने ही बनवाए थे, तो क्रेडिट भी इन्हीं को दिया गया था। अब जो ये पिरामिड एज है, अगर हम जाने की पर्पस था क्या, कि क्यों बनवाए गए थे ये पिरामिड्स जो थे, तो आपका वही है पर्पस और सिग्निफिकेंस थे। फर्स्ट है द पिरामिड सिंबलाइज द इमॉर्टैलिटी एंड ग्लोरी ऑफ द किंगडम एंड इट्स फराओ। कि ये क्या करता था कि अमर रहे लोग, मतलब ये उनके टूम बनवा दिए जाते थे, उसमें उनको दफन कर दिया जाता था, तो वो क्या उनकी याद में बनाए गए थे। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही हो गया कि जो उनके फराव थे, वजीर थे, तो वो याद रखें कि ये राजा थे, इसलिए उन्होंने बनाया। सेकेंड पॉइंट था आपका कि द पिरामिड्स वर बिल्ड टू प्लीज द सन गॉड। वो भगवान सूर्य भगवान की पूजा करते थे, इसीलिए उन्होंने पिरामिड, ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाए कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, मतलब उन्हें उनकी पूजा कर सकते हैं। तो एक ये इनका रिलीजियस पर्पस हो गया। तो नीचे लिखा है कि इट सर्व रिलीजियस पर्पस, वो भगवान में श्रद्धा रखते थे, तो उन्होंने ये बना दिया। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। अब देखो, जब पिरामिड बन रहे हैं उस टाइम में लोगों को पैसा दे सकते हैं ना, वो काम करवा सकते हैं, तो उस राजा के उसमें देखो काम हो रहा था, तो लोगों को पैसा मिल रहा था, है ना, तो ये उसके पर्पज से भी हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट इज द एम वॉज ऑल्सो टू प्रोलॉन्ग द कल्चर। अब आप देखो, हमने अभी तो बोला कि अभी भी 70 पिरामिड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें उस इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में पता चल रहा है, तो ये अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए भी इन्होंने रखा था, ताकि ये वो राजा तो चले जाएंगे लेकिन उनकी याद वहाँ पर अभी भी रहेगी। तो ये आपका था फर्स्ट जो था एंशिएंट पीरियड या फिर पिरामिड एज। सेकेंड इज योर मिडिवल और फीडुअल एज, जो कि आपकी 2160 BC से लेकर 1580 BC तक थी। अब जो ये सेकेंड पार्ट है, इसमें क्या था? फीडुअल एज में क्या होता है कि जैसे फर्स्ट वाली एज में तो आपके फराउज थे, राजा थे, वो सारा एक ही सिस्टम चलाते थे, राज करते थे, अपना मोनार्कल सिस्टम चलाते थे ना, सारा काम खुद ही करते थे। ये सेकेंड जो स्टेज आई ना, अब राजाओं ने काम करना थोड़ा सा कम कर दिया और उन्होंने क्या रखा? फ्यूडल्स रखे, फ्यूडल लॉर्ड्स रखे, उनको अपनी ज़मीनें दे दी,
उन्हें काम करने के लिए दे दिया, या उनके हाथ में कुछ पावर्स दे दी कि सारा काम ये करेंगे, देखभाल ये करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, उनसे रिटर्न लेंगे। तो राजा बैठ के सिर्फ पैसा खाते थे और ये जो फ्यूडल्स थे ये लोग काम करते थे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि 5 डायनेस्टीज रूल्ड इन दिस फ्यूडल एज। जैसे कि आपका फर्स्ट वाली जो थी पिरामिड में, उसमें 6 डायनेस्टीज ने काम किया, इसमें 5 डायनेस्टीज ने। कुछ राजा इसमें भी हैं, इंटेव, एमेनहोटेप एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या हुआ कि इजिप्ट को डिवाइड कर दिया गया मैनी स्मॉल किंगडम्स में विद स्टेट पावर इन द हेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। अब देखो, जैसे हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पहले आपके स्मॉल किंगडम्स थे, फिर उसको क्या करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, किसमें, साउथ और नॉर्थ इजिप्ट में। फिर मैना आया था, उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम को एक अकेला बना लिया था, है ना, और उस पर वो क्या करते थे, राज कर रहे थे। लेकिन अब वापस से देखो उल्टा हो रहा है कि वो जो एक अब मैना ने बना लिया था, फिर लोग उस पर राज कर रहे थे, धीरे धीरे वो फिर से उन्होंने क्या कर दिया, अब उनका काम करने का मन नहीं है, उन्होंने क्या किया, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया गया। तो स्मॉल किंगडम्स बना दिए गए और पावर किसके हाथ में दे दी, फ्यूडल लॉर्ड्स के। मतलब अलग अलग स्टेट का अलग अलग ये फ्यूडल लॉर्ड बना दिया और वो अपने स्टेट का अब ध्यान रखेगा, उसके स्टेट में किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ बनवानी है, क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, सब इनसे ही बात करते थे। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, जब इतने सारे लोग एक काम को कर रहे हैं, मतलब सब अपने अपने स्टेट को संभाल रहे हैं, स्टेट को संभाल रहे हैं, तो वहाँ क्या बढ़ता है, कंपटीशन, कि मेरी स्टेट इसकी स्टेट से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो जहाँ कंपटीशन होता है ना अच्छे वाला, वहाँ क्या होता है, डेवलपमेंट, और वही यहाँ पर हुआ। देखो डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ड्यू टू द स्ट्रगल अमंग फ्यूडल लॉर्ड्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईच स्टेट टुक प्लेस। हर स्टेट की डेवलपमेंट हुई, कैसे हुई कि एक उससे ज़्यादा अच्छा करना चाहता है, दूसरा उससे ज़्यादा अच्छा करना चाहता है, तो इससे बेनिफिट हुआ सिविलाइजेशन में, वहाँ क्या हुई, डेवलपमेंट हो गई। टूम्स वर बिल्ड, बहुत सारे टूम्स बनाए गए थे क्योंकि वो तो उनके कल्चर में ही था, है ना। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड, बहुत ट्रेड होने लगा, मतलब व्यापार होने लगा, एग्रीकल्चर बढ़ने लगा, क्योंकि ज़मीन दी थी ना राजा ने, तो वो क्या कर रहे थे, उस पर काम करवा रहे थे, जैसे सामान बन रहा था उसे वो ट्रेड करवा रहे होंगे, तो यहाँ पर ट्रेड भी बहुत अच्छा हुआ, पैसे आने लगे। सिटीज़ बिकेम सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन, जो ये सिटीज़ थी, क्योंकि गांव से ज़्यादा सिटी में काम चलता है ना, तो सिटीज़ में ये ट्रेड होने लगा होगा, तो ये सेंटर बन चुका था सिविलाइजेशन का, यहाँ बहुत सारे लोग आने लगे थे। ठीक है, और जितने भी काम हो रहे थे वो यहीं पर हो रहे थे। अब सिविलाइजेशन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फ्यूडल लॉर्ड्स अपने अपने स्टेट्स को संभाल रहे थे, बट अचानक इन लोगों के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होने लगे। जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ लड़ाई भी होती है। इनकी ये फ्रीक्वेंट जो लड़ाई हो रही थी उसकी वजह से हाइकोसिस, पीपल फ्रॉम सीरिया टुक कंट्रोल ओवर इजिप्ट, इजिप्ट पे किसी और ने कब्जा कर लिया। सीरिया के कुछ लोग थे जिन्हें हाइकोसिस बोलते हैं, उन्होंने इनकी फाइट के चलते आपस में लोग फाइट करते रह गए और इन्होंने क्या किया, इजिप्ट पे कब्जा कर लिया और वहाँ आकर एक्सप्लॉइटेड द लोकल पॉपुलेशन, जो वहाँ के लोकल पीपल थे उन्हें परेशान करना शुरू किया। मतलब इन्होंने भी अपना कंट्रोल इजिप्ट में कर लिया था। लेकिन जो एक राजा था, एक लॉर्ड था, फ्यूडल लॉर्ड था थेबिस का, जिसका नाम है एमोसिस, वो आया और उन्होंने इनके साथ लड़ाई करी और इनको इजिप्ट से बाहर निकाल दिया। किसे, हाइकोसिस, जो लोग सीरिया से आए थे कंट्रोल कर रहे थे इजिप्ट पे, उन्हें इन्होंने बाहर निकाल दिया और वो खुद ही, अब एमोसिस क्या करने लगा, खुद ही इजिप्ट पे कंट्रोल करने लगा। और बाकी जितने भी डायनेस्टी के रूलर थे वो सब इसके क्या बन चुके थे, पपेट बन चुके थे। तो मतलब हमने सेकेंड स्टेज में यही पढ़ा कि जितने भी डायनेस्टीज़ ने में काम किया था उन्होंने क्या किया, स्मॉल किंगडम्स बना दिए, उसमें स्टेट पावर किसके हाथ में दे दी, फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में दे दी। ठीक है, ताकि वो लोग काम करें, अपने अपने एरिया का डेवलपमेंट करें। फिर बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ था, टूम्स बने, ट्रेड हुआ, सिटीज़ बनी, और सिटीज़ में क्या हुआ, सेंटर बन चुका था बिल्कुल, वहीं सारा व्यापार एग्रीकल्चर चल रहा था। लेकिन उनके बीच में इनकी लड़ाई हुई लॉर्ड्स की, और इनके लड़ाई के बीच में हाइकोसिस, जो लोग सीरिया से आए थे, उन्होंने कंट्रोल ले लिया। उसके बाद फिर कौन आया, आपका एमोसिस आया और थेबिस का जो लॉर्ड था, और उन्होंने इन लोगों को बाहर भगाया। बाहर भगाने के बाद खुद ही इजिप्ट पे कंट्रोल कर लिया। अब हम थर्ड पॉइंट न्यू एरा और इम्पेरियल एज की बात करें तो ये आपका 1580 BC से लेकर 650 BC तक था।
इस एरा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था पूरा वेल ऑर्गेनाइज गवर्नेंस, मतलब यहाँ पर की जो गवर्नमेंट थी इस एरा की वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। जो ये सिस्टम था वो एमेनहॉटेप चला रहे थे, 18th डायनेस्टी के थे ये। इसमें क्या किया गया था इस एरा में, जो पावर्स थी फ्यूडेटरीज की जो हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ी थी उसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। अब सारा जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में था, किंग के हाथ में था। वहाँ के जितने भी लोग थे बहुत खुश हो गए थे, वो अच्छा जीवन जी रहे थे। और जो यहाँ के अगर हम रूलर्स की बात करें तो वो आपका था एमेनहॉटेप, एहमोज, एमेनहॉटेप थर्ड एक्सेट्रा, ये सब आपके रूलर्स यहाँ पर थे। अब जो ये रूलर्स थे इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने इजिप्ट को बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन करके रखा था, डेवलप करके रखा था। यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल, ये सबको ये बहुत ऊंचाई तक लेकर गए थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम इजिप्ट के लिए किया था। 31 डायनेस्टीज़ ने इजिप्ट में अब तक क्या कर लिया था, रूल कर लिया था। इसके बाद एक आए नए अलेक्जेंडर, जो कि एक ग्रीक के रूलर थे। उन्होंने क्या किया, पूरे इजिप्ट पे कंट्रोल कर लिया 332 BC में। और जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई उसके बाद टोलेमिक डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो गई आपके इजिप्ट में। तो आप देखिए कि कितने सारी डायनेस्टीज, रूलर्स इजिप्ट में क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। अभी लास्ट हम कहाँ पर पहुँचे हैं, टोलेमिक डायनेस्टी पे। अच्छा, अब हम इसकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें हम लोगों को देखेंगे ना कि कौन इसकी गवर्नमेंट को चलाता है, कैसे चलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका फ़राओ। हमें पता है फ़राओ कौन होता है, किंग। अब जो यहाँ पर किंग था उनके पास क्या थी, अनलिमिटेड राइट्स थे, मतलब वो जो कर सकते थे, है ना, राइट हैं उनके पास, अधिकार हैं, जो वो चाहते थे वो अपने इसमें एरिया में कर सकते थे। और वो क्या थे वहाँ पे, ऑटोक्रेटिक रूलर। ऑटोक्रेटिक रूलर का मतलब क्या होता है, जो अपनी मर्जी से काम कर सकता है, उसे किसी और की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी सिस्टम था, फेड्यूटरीज थे, ये सब इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। कंट्रोल किसका है, पूरा का पूरा किंग का है। तो ये क्या थे, एक ऑटोक्रेटिक रूलर हुआ करते थे। जितने भी पावर थी गवर्नमेंट की वो सब इन्हीं के हाथ में थी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ही इनकी है ना, जो ये चाहेंगे, इनके पास राइट्स हैं और ये ऑटोक्रेटिक रूलर भी हैं। और यहाँ जो फ़राओ को क्या माना जाता था, कंसिडर्ड एज डाइटी, मतलब गॉड माना जाता था कि जो भी ये हमारे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। यहाँ के लोग ऐसा अपने किंग को मानते थे। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट अगर हम देखें तो वो है वज़ीर। फ़राओ के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी वो थी वज़ीर की। वज़ीर क्या करते थे, ये फ़राओ की हेल्प करते थे गवर्नमेंट को चलाने के लिए। और इनका मेन फंक्शन क्या था कि ये टैक्स कलेक्ट करते थे, लोगों से टैक्सेस लेते थे। अपना जितना भी इनके राज्य में इनकम हो रही है, जितना ये कमा रहे हैं, जितना ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, इस सब का कंट्रोल आपके वज़ीर के हाथ में रहता था। थर्ड हम बात करें तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ की मिलिट्री फोर्स कैसी थी। तो इनिशियली अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो जो फ़राओ थे इजिप्ट के, उनके पास परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। वो अपनी आर्मी के लिए जब उन्हें ज़रूरत होती थी तो जो फ्यूडल सिस्टम थे उनकी हेल्प लेते थे, उन्हें पैसे दे देते थे, उनसे आर्मी को मंगवा लिया करते थे। मतलब उनके पास खुद की आर्मी नहीं थी। लेकिन जब 12th डायनेस्टी में जो राजा आया होगा तो फ़राओ ने वहाँ पर, मतलब उन फ़राओ ने अपनी एक परमानेंट आर्मी बनाई थी। फिर उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को बोला कि अब हमें आपसे आर्मी नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी खुद की एक परमानेंट आर्मी बना ली थी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें काउंसिल की, तो काउंसिल क्या है कि एक सेपरेट काउंसिल, मतलब एक उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था एल्डरली कर्टेज का, मतलब बड़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का बनाया था, जिसे वो सारो बोलते थे। और जो वो सारो थे वो क्या करते थे, मतलब एडवाइस करते थे फ़राओ को। मतलब जो राजा है वो लोगों की बात सुनता है ना, तो एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ था कि अगर उसे कोई भी डिसीजन लेना है, अगर वो चाहता है, वैसे तो वो खुद के डिसीजंस खुद ही लेता है, लेकिन अगर वो चाहता है तो वो एडवाइस उन बड़े लोगों से ले सकता है। तो एक ऐसी काउंसिल भी बनाई गई थी। फिर है लोकल गवर्नमेंट। उसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस वर इन द हैंड ऑफ फ्यूडल लॉज। मतलब गांव में हमने बोला कि फ्यूडल्स की जो पावर थी वो ख़त्म कर दी गई थी, मतलब वही पूरा कंट्रोल कर रहे थे ना, राजा सिर्फ बैठे थे, टैक्स ले रहे थे। लेकिन क्या किया, गांव में फ्यूडल्स को रखा गया था। वो क्या करते, उनके पास पावर थी पुलिस की, मतलब वहाँ पे कोई क्राइम हो गया तो उसे वो देखते थे, और न्याय देना, जस्टिस देने का काम भी कौन करते थे, आपके फ्यूडल्स करते थे गाँव में। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था जो कि वहाँ पे शांति बनाए रखता था, और जो रेवेन्यू है, टैक्स है, मतलब ये सब भी कलेक्ट करता था। तो लोकल गवर्नमेंट में विलेजेस की अलग थी और सिटीज़ की अलग थी। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमी एंड कॉमर्स पे,
कि वहाँ पर पैसा कैसे आता था, ट्रेड कैसे होता होगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका एग्रीकल्चर। जो आपकी ये जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है ये मतलब ये जो आपका इजिप्ट था ये आपका एक एग्रीकल्चर कंट्री है, मतलब यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। तो किस किस चीज़ की करते हैं, वीट, बार्ले, कॉटन, ये मेन प्रोड्यूस थे, मतलब यहाँ पर उगाए जाते थे। और फ्रूट्स की बात करें तो ग्रेप्स, डेट्स, फिग्स, ये सब यहाँ पर ग्रो होता था। फराओ क्या करता था, स्पेशल अटेंशन देता था एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री है। और दे यूज टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, पानी की वहाँ कमी ना हो, इस पर भी वो ध्यान देता था फराओ। फिर सेकंड पॉइंट है आपका एनिमल हस्बेंड्री, मतलब ये यहाँ पर जानवरों का पशुपालन करते थे, ये जानवरों को रखते थे। कौन कौन से यहाँ पे एनिमल्स होते थे, काउज, शेप, डोंकी एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडस्ट्रीज़। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मतलब यहाँ पे कैसे इंडस्ट्रीज़ होती थी, तो ये स्किल्ड थे कटिंग स्टोन, ये पत्थरों को काटने का काम करते थे। इन्हें बर्तन बनाने आते थे, जेवर बनाने आते थे, कॉपर ब्रोंज के वेपन्स मतलब हथियार बनाने आते थे, और लकड़ी के फर्नीचर भी ये लोग बना सकते थे। जो इजिप्टियंस थे उन्होंने बोट्स और शिप भी बनाई थी। और क्या करते थे ये, पेपर फ्रॉम ग्रास प्लांट पेपरस, एक पेपर ग्रास प्लांट था पेपरस, उससे ये क्या बनाते थे, पेपर कागज़ बनाते थे। और इन्होंने बहुत सारे टाइप्स की मेडिसिन, दवाइयाँ भी बनाई थी। अगर अब हम कल्चर और रिलीजन की बात करें कि वहाँ पे मतलब किस तरीके का कल्चर था, वो किस भगवान को मानते थे, तो इजिप्टियन वर्शिप वेरियस गॉड्स, वो बहुत सारे भगवान को मानते थे। दे हैड 3000 गॉड्स, इनके 3000 गॉड्स थे, भगवान थे। एंड द मोस्ट पॉपुलर गॉड थे सन, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से। और सन के बाद द गॉड ऑफ नाइल, ओसिरिस जिन्हें बोलते हैं, ये उनकी पूजा करते थे। ये गॉड ऑफ स्काई, नट, गॉड ऑफ स्काई मतलब स्काई के जो गॉड हैं नट, उनकी पूजा करते थे। और जो मून हैं मतलब जिन्हें सिन बोलते हैं, इनकी भी पूजा करते थे। जब फराओ और फ्यूडरल्स जो ये थे, जो मेन थे ना, अगर इनकी डेथ हो जाती थी ना, तो वो क्या करते थे, उनकी डेड बॉडी पे केमिकल को कोट कर देते थे, मतलब केमिकल लगा देते थे और उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखते थे। और हमें पता है कि जो ये टूम्स बनाते थे, कब्र बनाते थे, उसमें ये उस डेड बॉडी को रख दिया करते थे और उसके ऊपर पिरामिड्स बना दिया जाता था। तभी हम कहते हैं ना, जो पिरामिड्स इन्होंने, पिरामिड एज भी बोलते हैं एक सेकेंड या फर्स्ट वाले टर्म को ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वो फराओ और वज़ीर जो ये हुआ करते थे, फ्यूडल्स हुआ करते थे, इन्हें रखते थे, उनकी याद में ये बनाए जाते थे। और जो बॉडी वो प्रिजर्व करके रखते थे उसे हम क्या बोलते थे, ये लोग मम्मी बोलते थे। ठीक है। अगर अब हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें कि जो इतनी बड़ी आपने इजिप्टियन सिविलाइजेशन पढ़ी है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिला, तो इजिप्ट ने हमें पूरे वर्ल्ड को, जो आप ये कैलेंडर हम पढ़ते हैं 365 डेज़ का जो हमारा कैलेंडर हम यूज़ करते हैं, ये हमें किसने दिया है, इजिप्ट ने ही दिया है। इन्होंने सन क्लॉक बनाई, वाटर क्लॉक बनाई, और जितने भी डिस्कवरी थी फील्ड ऑफ मेडिसिन में, मतलब कि जो भी दवाइयाँ थी, बहुत सारी दवाइयों का भी इन्होंने यूज़ किया था, वो उनसे हमें ये दवाइयाँ मिली। प्रिपेयर्ड सच अ केमिकल कोटिंग, ये केमिकल कोटिंग जो उन्होंने बनाई थी, जो डेड बॉडीज़ के लिए यूज़ की जाती थी, है ना, तो वो भी हमें इनसे ही मिली थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इसके बाद आगे आने वाली जो सिविलाइजेशंस हैं उनके भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो दे देंगे। ओके, थैंक यू।